नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज टू नेशन का खास प्रसारण। आज की चर्चा कोई साधारण खबर नहीं है। आज का यह कार्यक्रम बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम किसी एक देश की खबर नहीं कर रहे। आज हम उस सोच की बात कर रहे हैं जो भारत के साथ दशकों से होती आई है। आज हम उस नीति की बात कर रहे हैं जहां भारत को बार बार एक ऐसा देश मान लिया जाता है जो हर बार चुपचाप पैसा देता है, मदद करता है और बदले में अपमान झेलता है। सवाल सीधा है, क्या भारत की भूमिका सिर्फ एक दानदाता की है? क्या भारत का पैसा मुफ्त का है? क्या भारत के नागरिकों की सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती? और क्या भारत को हर बार भावनाओं के नाम पर अपने राष्ट्रीय हित को पीछे रखना चाहिए? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक और बात, जब भी हम भारत की आन बान शान की बात करते हैं, जब भी हम तिरंगे की गरिमा की बात करते हैं, तो कुछ लोग चुप रह जाते हैं ना, लाइक करते हैं ना, कमेंट, और शायद भारत माता की जय लिखने से भी हिचकिचाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सच में गर्व है कि आप भारतीय हैं, अगर आपके अंदर वह जोश है जो हर देशभक्त के दिल में होना चाहिए, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत माता की जय, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि भारत अब सोया हुआ शेर नहीं है, भारत जाग चुका है, भारत झुकने वाला नहीं है। न जाए। दरअसल बांग्लादेश में जो आंधी आई है वह कोई साधारण आंधी नहीं है। यह एक बड़ा राजनीतिक तूफान है जिसने न सिर्फ ढाका को बल्कि अमेरिका, पाकिस्तान और चीन को भी एक साथ हिलाकर रख दिया है। पिछले 2.5 वर्षों से अमेरिका दिन रात एक करके बांग्लादेश में अपनी जड़ें मजबूत करने में लगा था। एनजीओ के जरिए छात्रों को भड़काया गया, आंदोलनों को हवा दी गई और करोड़ों डॉलर इस पूरे षड्यंत्र में झोंक दिए। बांग्लादेश इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है। खजाना खाली है, विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा है, आयात निर्यात ठप पड़ चुका है, सामाजिक अस्थिरता बढ़ रही है, राजनीतिक व्यवस्था दबाव में है। जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, उस समय भारत और बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत कहे जाते थे। दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग था, सुरक्षा से लेकर व्यापार तक आपसी समझ थी। उसी दौर में भारत ने बांग्लादेश को लगभग 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। यह कर्ज बहुत कम ब्याज दर पर दिया गया। यह कर्ज भरोसे पर दिया गया। अब जरा इस तथ्य पर ध्यान दीजिए, इतने साल बीत जाने के बावजूद बांग्लादेश ने उस कर्ज का मूलधन तो छोड़िए, ब्याज भी नहीं चुकाया। 100 करोड़ रुपए तक वापस नहीं किए गए। यानी भारत का पैसा वहीं का वहीं है। और इसके साथ साथ क्या हुआ? भारत विरोधी बयान तेज होते चले गए। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, सामाजिक तनाव को हवा दी गई और इन घटनाओं पर बांग्लादेश सरकार की प्रतिक्रिया या तो कमजोर रही या पूरी तरह अनुपस्थित। अब ऐसे माहौल में भारत से यह उम्मीद की जा रही है कि वह फिर से मदद करे, फिर से पैसा दे, फिर से भरोसा करे। लेकिन क्या भरोसा एक तरफा होता है? क्या दोस्ती सिर्फ देने का नाम है? और क्या कर्ज बिना शर्त दिया जाना चाहिए जब पिछला कर्ज अब तक लौटाया ही नहीं गया? अब इस पूरी कहानी में एक और परत जुड़ती है। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव होने वाले हैं। यह चुनाव साधारण नहीं है। यह चुनाव सत्ता के संतुलन को बदलने वाला है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग अब पहले जैसी स्थिति में नहीं है। राजनीतिक ढांचा कमजोर पड़ा है, नए समीकरण बन रहे हैं। इसी बीच बांग्लादेश की राजनीति में एक नई पार्टी उभर कर सामने आई है, बांग्लादेश माइनॉरिटी जनता पार्टी। इस पार्टी का दावा है कि वह अल्पसंख्यकों की आवाज बनेगी, खासकर हिंदू समुदाय की। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी लगभग 2.5 करोड़ है। किसी भी लोकतंत्र में यह संख्या निर्णायक होती है। यही वह बिंदु है जहां से मौजूदा अंतरिम सरकार की चिंता शुरू होती है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि यह पार्टी भारत समर्थित है। यह कहा जा रहा है कि भारत इस पार्टी को समर्थन दे रहा है और इसी आरोप के आधार पर भारत पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर किसी देश में अल्पसंख्यक एकजुट हो रहे हैं, अगर वे अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो उसमें भारत की गलती कहां है? और अगर किसी देश की राजनीति इतनी कमजोर हो जाए कि 2.5 करोड़ वोट सत्ता बदल सकते हों, तो यह उस देश की आंतरिक समस्या है, न कि किसी पड़ोसी की साजिश। अब यहीं से मामला भारत के लिए संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि एक तरफ भारत पर दबाव है कि वह आर्थिक मदद करे, दूसरी तरफ उसी भारत पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में भारत क्या करे? बिना शर्त पैसा दे या फिर शर्तें तय करे? क्या यह कहना गलत होगा कि जब तक बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती, तब तक भारत आर्थिक मदद पर पुनर्विचार करे? क्या यह मांग करना अनुचित है कि पहले पुराने कर्ज का हिसाब दिया जाए? अब इस पूरे परिदृश्य में एक और घटनाक्रम सामने आता है।
भारत के विदेश मंत्री जयशंकर का ढाका दौरा। यह दौरा अचानक नहीं था, यह प्रतीकात्मक भी नहीं था, यह रणनीतिक था। भारत यह संदेश देना चाहता था कि वह बांग्लादेश की राजनीति को किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं देखता। भारत का रिश्ता सरकारों से नहीं, देश से है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से है। यही वजह है कि यह दौरा शोर शराबे वाला नहीं था, लेकिन प्रभावशाली था। और इसी दौरे के दौरान एक और दृश्य सामने आता है। एक शोक सभा में बिना किसी औपचारिक बैठक के जयशंकर पाकिस्तान के नेशनल असेंबली स्पीकर से हाथ मिलाते हैं। कोई बातचीत नहीं, कोई बयान नहीं, सिर्फ एक शिष्टाचार। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया इसे एक बड़े कूटनीतिक संकेत के रूप में पेश करती है, जबकि भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। यही भारत की कूटनीति है, न ज्यादा बोलना, न जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना। अब पूरे इस घटनाक्रम को जोड़कर देखिए। एक तरफ बांग्लादेश आर्थिक संकट में है, दूसरी तरफ चुनाव सामने हैं, तीसरी तरफ अल्पसंख्यक राजनीति उभर रही है, और चौथी तरफ भारत से आर्थिक और कूटनीतिक दबाव की उम्मीद की जा रही है। भारत इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसला दूरगामी असर डालने वाला है। अगर भारत बिना शर्त मदद करता है तो वह एक संदेश देता है कि भारत को दबाव में लाया जा सकता है। अगर भारत शर्तें रखता है तो वह यह दिखाता है कि भारत अब भावनाओं से नहीं, नीति से चलता है। यह बदलाव जरूरी है, क्योंकि भारत अब वह देश नहीं है जो सिर्फ प्रतिक्रिया देता था। भारत अब अपने हितों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। इस पूरे मुद्दे पर फैसला आसान नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, भारत को अपने पैसे, अपने नागरिकों और अपने सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। लेकिन आज का संदेश साफ है, भारत को अब हर फैसले में यह देखना होगा कि उससे देश को क्या मिलता है, न कि दुनिया क्या कहेगी। यही राष्ट्रहित है, यही रणनीति है, और यही नए भारत की पहचान है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।